जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो अक्सर कुछ ही नाम दोहराए जाते हैं। लेकिन उन क्रांतिकारियों की कतार में एक ऐसी वीरांगना भी थी जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठाई, अपने राज्य, अपने सम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। वो थी रानी अवंतीबाई लोधी, एक बहादुर रानी जिनकी गाथा समय की धूल में दबा दी गई, लेकिन जिनकी आत्मा आज भी हर नारी में संघर्ष और साहस का प्रतीक बनकर जीवित है। यह कहानी है उस नायिका की जिसे इतिहास ने भुला दिया, लेकिन जिसने कभी झुकना नहीं सीखा। मैंने उसे पहली बार देखा था जब वो मुश्किल से 8 साल की रही होगी। नंगे पांव, माथे पर मिट्टी, हाथ में लकड़ी की तलवार। खेतों के किनारे वो हवा की तरह भागती थी और हर उस लड़के को चुनौती देती थी जो खुद को बहादुर समझता था। वो बस एक लड़की नहीं थी, वो आग थी जिसे बुझा पाना नामुमकिन था। बचपन बीता नहीं था कि उसका नाम चारों तरफ गूंजने लगा था। मनकेहड़ी गांव के लोग कहते थे, ये लड़की किसी राजा की रानी नहीं, क्रांति की जननी बनेगी। और ऐसा ही हुआ। उसका विवाह रामगढ़ रियासत के राजकुमार विक्रमादित्य से हुआ। जब डोली उठी तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, थी तो बस दृढ़ता। वो एक नई जिम्मेदारी को स्वीकार कर रही थी, नारी होकर भी नेतृत्व करने की। मुझे याद है, विदाई के वक्त उसने कहा था, मित्र, तलवार को कभी त्यागना मत। वक्त कब कौन सा रूप मांग ले, कह नहीं सकते। राजा विक्रमादित्य सिंह का राज्याभिषेक हुआ, पर कुछ ही वर्षों में वे बीमार पड़ गए। राज्य की जिम्मेदारी अवंती पर आ पड़ी और उसने वो कर दिखाया जो राजाओं से भी नहीं हो पाया। वो न्याय करती थी, सजा देती थी, खेतों की हालत देखती थी, सैनिकों को आदेश देती थी। रानी होकर वो जननी बन गई थी, पूरे राज्य की। पर अंग्रेज तो भारत को नजाकत नहीं, गुलामी से देखना चाहते थे। डलहौजी की हड़प नीति ने रामगढ़ की तरफ भी नजरें गड़ा दी। उन्होंने रियासत को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर दिया, राजा को एक पेंशन थमा दी और शासन छीन लिया। उस दिन अवंती चुप थी, लेकिन मैं जानता था, वो चुप आंधी से पहले की शांति थी। 1857 आया, जैसे सदियों की सोई हुई आत्मा जाग उठी हो। दिल्ली से झांसी तक, मेरठ से कानपुर तक विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी। और उस आग में सबसे तेज लौ बनी मेरी सहेली अवंतीबाई। उसने चूड़ियों के साथ चिट्ठियां भेजीं, जो लड़ सकते हो तलवार उठाओ, जो डरते हो चूड़ियां पहन लो। ये चुनौती नहीं थी, ये पुकार थी। और उस पुकार पर सैकड़ों रजवाड़े, जमींदार और वीर सैनिक खड़े हो गए। फिर वो दिन आया जब अंग्रेज अफसरों को रामगढ़ से खदेड़ दिया गया। रियासत की सत्ता फिर से अवंती के हाथों में थी। उसके चेहरे पर गर्व नहीं था, बस कर्तव्य का तेज था। वो झांसी की रानी की तरह नहीं बनी, वो खुद अपनी पहचान थी, रामगढ़ की शेरनी। मंडला की तरफ सेना बढ़ी। रानी ने मोर्चा संभाला। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी और उसकी आवाज गर्जना की तरह मैदान में गूंजती थी। वाडिंगटन, मंडला का डिप्टी कमिश्नर, खुद युद्धभूमि में आया, पर जब घोड़ा गिरा और अवंतीबाई ने उसे निशाना बनाया, एक सिपाही बीच में कूद पड़ा। नहीं तो वाडिंगटन वहीं खत्म हो गया होता। मंडला पर विजय हुई, पर यह विजय अस्थायी थी। अंग्रेज बदले की आग में जल रहे थे। फिर आया वो दिन जब वाडिंगटन ने रीवा के राजा से मिलकर एक विशाल सेना तैयार की। रामगढ़ पर हमला हुआ। किला तो टूटा, पर रानी नहीं। वो देवहारगढ़ की पहाड़ियों में चली गई, वहीं से आखिरी युद्ध की तैयारी हुई। घेराबंदी की गई, बंदूकें गरजी, तलवारें लहू से भीग गईं। उसके सैनिक एक एक कर गिरते गए और अंत में उसे भी गोली लगी।
हाथ से बंदूक छूट गई। पर वो अवंतीबाई थी। उसने खुद अपनी तलवार उठाई और अपने सीने में भोंक दी, कहते हुए, हमारी दुर्गावती ने जीते जी वैरी के हाथ अंग न छूने दिया था, इसे न भूलना। उसके पीछे उसकी दासी ने भी तलवार चलाई और वो भी अमर हो गई। जब आखिरी सांस ले रही थी तो अंग्रेज अफसर को बुलवाकर बोली, मेरे लोगों को कुछ मत कहना। मैंने उन्हें प्रेरित किया, भड़काया। वो निर्दोष है और इस तरह वो सिर्फ अपने राज्य की नहीं, अपने लोगों की भी ढाल बन गई। अवंतीबाई लोधी चली गई, पर उसकी कहानी आज भी पहाड़ियों में गूंजती है। उसकी तलवार की चमक आज भी आंखों में चमक बनकर बसी है और उसकी आवाज आज भी कानों में कहती है, जो अन्याय से न लड़े वो जीकर भी